नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं का एक एवरग्रीन टॉपिक है। हाँ, बिल्कुल। भारतीय न्यायपालिका यानी द इंडियन जुडिशरी। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। आज हम इस पूरे सिस्टम को, मतलब इसकी पूरी बिल्डिंग को मंजिल दर मंजिल समझेंगे। अच्छा। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यों में हाई कोर्ट्स और आखिर में वो अदालतें जिनसे हम सबका वास्ता पड़ता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और हमारा मिशन भी एकदम साफ है, इस पूरी व्यवस्था की बनावट, इसकी शक्तियां और वो जरूरी अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स जिन्हें लेकर एग्जाम्स में सीधे सवाल आते हैं, उन्हें आसान भाषा में समझना। जी तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे सोर्सेज में हाईलाइट की गई है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सुनने में ये बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल और गहरा है। सोचिए, अगर किसी मैच में अंपायर एक टीम का कप्तान भी हो तो क्या वो निष्पक्ष फैसला दे पाएगा? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। ठीक वैसे ही हमारे संविधान ने न्यायपालिका को एक स्वतंत्र अंपायर बनाया है। इसका काम ये देखना है कि सरकार और संसद मतलब कार्यपालिका और विधायिका संविधान के नियमों के अंदर रहकर ही खेलें। ये स्वतंत्रता ही वो दीवार है जो सरकार की मनमानी और नागरिक के अधिकारों के बीच खड़ी होती है। वाह, ये अंपायर वाली एनालॉजी तो कमाल की है। तो चलिए इस खेल के सबसे बड़े अंपायर यानी सर्वोच्च न्यायालय से ही शुरू करते हैं। हाँ। सोर्सेज बताते हैं कि इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान के पार्ट 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसके बारे में सब कुछ दिया गया है। और यहीं पर एग्जाम की तैयारी करने वालों को अपना पेन निकाल लेना चाहिए। सारे आर्टिकल्स याद करना मुश्किल हैं, लेकिन 3 आर्टिकल्स तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। कौन कौन से? पहला आर्टिकल 124, ये सुप्रीम कोर्ट की नींव है। इसमें उसकी स्थापना और जजों की नियुक्ति की बात है। ठीक है। दूसरा आर्टिकल 129, ये कोर्ट को अपनी अवमानना या कंटेम्प्ट के लिए सजा देने की शक्ति देता है। मतलब कोई कोर्ट के फैसले की बेइज्जती नहीं कर सकता। और तीसरा आर्टिकल 143, जो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो किसी कानूनी मसले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ये तीनों हॉट फेवरेट्स हैं। ठीक है, तो नियुक्ति की बात करते हैं। जजों को अपॉइंट कौन और कैसे करता है? मैंने कोलिजियम सिस्टम के बारे में बहुत सुना है, ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ओके। लेकिन राष्ट्रपति ये फैसला अकेले नहीं लेते, वो एक समूह से सलाह लेते हैं जिसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जज होते हैं। इसी समूह को कोलेजियम कहा जाता है। ये व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ही विकसित हुई है, ताकि नियुक्ति में राजनीतिक दखलंदाजी कम से कम हो। लेकिन इस पर तो अक्सर सवाल भी उठते हैं ना। मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि इसमें पारदर्शिता की कमी को लेकर काफी आलोचना होती है। हाँ, ये बहस का एक बड़ा मुद्दा है। आलोचकों का कहना है कि जज ही जजों को चुन रहे हैं, जो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। इसके सुधार के लिए कोशिशें भी हुई, जैसे NJIC का कानून लाया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिलहाल कोलेजियम सिस्टम ही लागू है। अच्छा, तो इस पद तक पहुंचने के लिए योग्यता क्या चाहिए? क्या जज बनने के लिए हमेशा वकील या जज होना ही जरूरी है, या कोई और रास्ता भी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आमतौर पर 3 शर्तें हैं। भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज रहा हो, या फिर 10 साल वकालत की हो। एकदम सही, किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकालत। लेकिन संविधान ने एक चौथा बहुत ही अनोखा दरवाजा भी खोल रखा है, और वो क्या है? वो है प्रतिष्ठित विधिवेत्ता या डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट का क्लॉज। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार अगर राष्ट्रपति की नजर में कोई व्यक्ति कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, भले ही वो कभी जज या वकील ना रहा हो। जी हाँ, भले ही वो कभी जज या वकील ना रहा हो। ये एक बहुत ही खास प्रावधान है और इस पर अक्सर सवाल बनता है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। अब अगर शक्तियों की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द बार बार आता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे समझिए कि संविधान देश की रूल बुक है। ठीक है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो इस रूल बुक के किसी नियम, खासकर मौलिक अधिकारों के खिलाफ है,
तो सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर की तरह उस कानून को आउट यानी रद्द कर सकता है। ओह, यही है जुडिशियल रिव्यू की असली ताकत। ये शक्ति सुनिश्चित करती है कि संविधान ही सर्वोच्च है, संसद नहीं। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तो अनुच्छेद 32 भी है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। बिल्कुल, अनुच्छेद 32 आम नागरिकों को दी गई एक सुपर पावर है। सुपर पावर? कैसे? कल्पना कीजिए, सरकार कोई ऐसा नियम बना दे जो आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोके। ऐसे में अनुच्छेद 32 आपको वो ताकत देता है कि आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर कह सकें कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। मतलब निचली अदालतों में जाए बिना? हाँ, बिना हाई कोर्ट या निचली अदालतों में जाए सीधा सुप्रीम कोर्ट। और इन जजों का कार्यकाल? ये 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, पर क्या उन्हें उससे पहले हटाया जा सकता है? मैंने महाभियोग या इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। और इसका मुश्किल होना ही इसकी खूबी है। जज को हटाना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को कोई फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने जज को हटा दिया। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है, जो लगभग नामुमकिन जैसा है। अच्छा, ये मुश्किल प्रक्रिया ही जज को बिना किसी डर के फैसला सुनाने की आजादी देती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश के लिए संविधान का रक्षक हो गया, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं, तो राज्य के स्तर पर यह जिम्मेदारी कौन निभाता है? यहीं पर हमारी जुडिशियल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल यानी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स का रोल आता है। ये राज्य के स्तर पर सबसे बड़ी अदालतें होती हैं। ओके। और एक मजेदार फैक्ट यह है कि भारत में हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट से भी पुराना है। पहला हाई कोर्ट 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हाँ, ये तो एक बढ़िया जीके का सवाल है। और संविधान में इनसे जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 214 से 231 तक हैं। यहाँ कौन से आर्टिकल सबसे जरूरी हैं? यहाँ भी 2 आर्टिकल्स पर खास ध्यान देना चाहिए। आर्टिकल 2 और 4 जो कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन 2 राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी तो हो सकता है। बिल्कुल, संसद ऐसा कर सकती है। और दूसरा आर्टिकल 215 जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 129 की तरह ही हाई कोर्ट को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर देता है। नियुक्ति और योग्यता के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट से कितने अलग हैं? नियुक्ति यहाँ भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इस बार सलाह भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ली जाती है। और योग्यता? योग्यता में मुख्य शर्त है भारत के न्यायिक क्षेत्र में 10 साल का अनुभव। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जिस पर एग्जाम में अक्सर हंसाया जाता है। वो क्या? रिटायरमेंट की उम्र। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में। ये 3 साल का अंतर बहुत छोटा लगता है, पर मार्क्स के लिहाज से बहुत बड़ा है। ये तो याद रखने वाली बात है। और शक्तियों की बात करें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 है, वैसे ही हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 है। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? बहुत बड़ा और दिलचस्प फर्क है। मौलिक अधिकारों के हनन पर आप चाहें तो सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 226 का दायरा कुछ मामलों में अनुच्छेद 32 से भी बड़ा है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि कुछ मामलों में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा होती है? ये तो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। बिल्कुल, और ये परीक्षा के लिए एक जबरदस्त पॉइंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। सिर्फ मौलिक अधिकारों पर? जी, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसमें सामान्य कानूनी अधिकारों का उल्लंघन भी शामिल है। ओह, तो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट का ज्यादा व्यापक है। एकदम, ये एक की इनसाइट है। वाह, ये तो सच में एक अहम मोमेंट था। चलिए अब उस स्तर पर आते हैं जहां से न्याय की कहानी शुरू होती है, जहां आम आदमी सबसे पहले दस्तक देता है। हम बात कर रहे हैं अधीनस्थ न्यायालयों की। सही कहा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यही वो अदालतें हैं जहां देश के 90% से ज्यादा मुकदमे सुने जाते हैं। जमीन के झगड़े, किराएदारी के मामले, छोटे मोटे अपराध। मतलब आम आदमी के लिए न्याय की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल। संविधान में अनुच्छेद 233 से 237 तक इनके बारे में बताया गया है। तो ये जिला स्तर पर काम करती हैं। इनकी बनावट कैसी होती है? मोटे तौर पे जिला स्तर पर 2 तरह के मामले होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मामले यानी दीवानी मामले पैसों या संपत्ति से जुड़े होते हैं। इनके लिए डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत होती है। और क्रिमिनल? और क्रिमिनल मामले यानी फौजदारी मामले
अपराध और सजा से जुड़े होते हैं, जिनकी सुनवाई सेशंस जज की अदालत में होती है। अक्सर एक ही जज दोनों भूमिकाएं निभाता है। और इन जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है? इसमें हाई कोर्ट का क्या रोल है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा वहां के हाई कोर्ट की सलाह से की जाती है। यहाँ सलाह शब्द बहुत अहम है ना? हाँ, ये बहुत अहम है, क्योंकि अनुच्छेद 235 इस बात को और साफ करता है। वो कहता है कि जिला अदालतों और उनके नीचे की सभी अदालतों पर नियंत्रण, जैसे जजों की पोस्टिंग, प्रमोशन, छुट्टी, ये सब कुछ हाई कोर्ट के हाथ में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकती? नहीं दे सकती। एक्शन लेने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जिला स्तर तक मजबूत करता है। वाह, तो आज हमने न्यायपालिका के पूरे पिरामिड को समझ लिया, नींव से लेकर शिखर तक। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान का अंतिम व्याख्याता है, और रक्षक भी। बीच में हाई कोर्ट्स, जो राज्यों के स्तर पर न्याय के सबसे बड़े प्रहरी हैं, और सबसे मजबूत नींव के तौर पर जिला अदालतें, जो न्याय को लोगों तक पहुंचाती हैं। और इन तीनों स्तरों का आपस में कसकर जुड़ा होना ही भारतीय न्यायपालिका की असली ताकत है। ये एक चेन ऑफ कमांड की तरह काम करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि देश में कोई भी कानून, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर न हो। और इनका लक्ष्य एक ही है, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में छोड़कर जाते हैं। हमने जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली की बात की, जिसे न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाया गया। लेकिन इस पर पारदर्शिता की कमी के आरोप भी लगते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचा और पढ़ा जा सकता है।